नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको बेहतर ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद करेंगे। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, और साथ ही तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आज हमने दो और खास मेहमान से बात की है, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पर क्या राय रखी है वो भी सुन पाएंगे। लेकिन उससे पहले कमोडिटी मार्केट में जिस तरह से हलचल चल रहा है पूरी दुनिया में, चाहे वो मेटल का मार्केट हो, एनर्जी का मार्केट हो, हर जगह यहां पर आज बिकवाली ही दिख रही है। इक्विटी मार्केट में जिस तरह से गिरावट दिखी है और फेड के बयान के बाद से लगातार अब ग्लोबल ग्रोथ की चिंता बन गई है। ऐसे में सवाल क्या उठता है? पिछले हफ्ते यूएस में बेरोजगारी दावा 5 महीने में सबसे ज्यादा था। आज फरवरी महीने की जॉब रिपोर्ट पर पूरी दुनिया भर की नजर है कि वहां किस तरह के जॉब रिपोर्ट आते हैं। हालांकि जनवरी के मुकाबले फरवरी के जो जॉब नंबर आएंगे वो काफी कमजोर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में फेड क्या सख्ती बरकरार रखेंगे? बाजार को क्या लगता है, क्या रणनीति बदलने का वक्त आ गया है? डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में फिर से नरमी दिखनी शुरू हो गई, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? कमोडिटी में क्या कुछ हो रहा है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्रूड देखिए 3 दिनों में 6% टूटने के बाद आज चौथे दिन भी लगातार यहां पर दबाव भी दिख रहा है। यूएस यूरोप में मांग को लेकर चिंता है, साथ ही ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से बेस मेटल्स में चौतरफा गिरावट दिख रही है। चाइना के डिमांड को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है, वहां किस तरह की डिमांड रहती है। साथ ही हफ्ते भर में चांदी देखें तो करीब करीब 6% तक टूट चुकी है। आज भी चांदी में गिरावट का ही माहौल है, 61,500 रुपए तक चांदी आ चुकी है। गोल्ड में हफ्ते भर में बात करें तो 1.5% तक की गिरावट आ चुकी है। पाम तेल एग्री मार्केट में वहां पर भी चिंता है कि ग्लोबल डिमांड में तो कमजोरी तो नहीं है, वहां पर भी हफ्ते भर में 5.5% की गिरावट। बेस मेटल्स की बात करें तो सभी मेटल 3 से 5% तक इस हफ्ते अब तक टूट चुके हैं। लेकिन आगे का रुख क्या रहेगा, फेड का रुख क्या होगा और आपको किस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी? और सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पे वो चैट आपको सुनवाते हैं जिसमें हमने बात की थी जीजेसी के पूर्व चेयरमैन आशीष पेटे साहब से और जीजेसी के करंट चेयरमैन सैम मेहरा से। उन दोनों ने गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या बयान दिया है, आइए वो सुन लेते हैं। आज हमारे साथ वामन हरी पेठे के पार्टनर आशीष पेठे जी हैं, जो पूर्व चेयरमैन भी है जेम्स जोली काउंसिल के। सर, सबसे पहला सवाल मेरा गोल्ड को लेकर होगा। गोल्ड में जिस तरह की अब सुस्ती दिख रही है पिछले कुछ हफ्ते से, उसके बाद से जेरम पॉवेल साहब का जो बयान आया उसके बाद से दबाव भी बढ़ गया है। क्या लग रहा है, खरीदारी का मौका दिख रहा है गोल्ड में? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि एक बार 1800 या 1780 एक लिमिट होगा जहाँ से खरीदारी हो सकती है। एमसीएक्स पर एमसीएक्स का परफेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन इंटरनेशनली बिकॉज रेट वहीं से डिसाइड होंगे और रुपये तो स्टेबल है बहुत टाइम से, तो आई थिंक 1780 शुड बी अ बाइंग लेवल। चांदी में जिस तरह की गिरावट दिखी है, क्या लग रहा है चांदी में अब यहाँ से खरीदारी लौटने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि काफ़ी गिरावट आ चुकी है? यस यस, जैसे मैं हर बार कह रहा था कि सिल्वर विल मिमिक गोल्ड, तो उसी हिसाब से जैसे ही गोल्ड पिकअप हो जाएगा अगले 15-20 दिनों में, चांदी भी उसके साथ ऊपर भागेगी। सर, अब तीसरा सवाल होगा हॉलमार्किंग को लेकर। यूएचआईडी को लेकर जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से फिर से 6 डिजिट का नंबर किया जाएगा, क्या आप लोगों ने अपनी इन्वेंट्री ख़त्म कर ली है या अभी भी बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जिनकी इन्वेंट्री बची होगी? राइट, पिछले अगस्त सितंबर में ये मिनिस्ट्री से बात हुई थी BIS से, तब हमने उनको कहा था कि जब फेस्टिवल सीज़न है, दशहरा दिवाली, तो आप मत कीजिए उसको, 6 से 9 महीने तक आप पोस्टपोन कर लीजिए। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास ओके, यानी पेठे साहब थे जो वामन हरी पेठे के पार्टनर भी है और जीजीसी के पूर्व चेयरमैन। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को, उनको लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना तो नहीं है, लेकिन यहाँ से तेजी की संभावना ज्यादा बन रही है। साथ ही सैम मेहरा जो जीजेसी के करंट चेयरमैन है, उन्होंने गोल्ड सिल्वर पर क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। देखिए, अभी जो भाव है 1000 रुपया 500 से 700 रुपया कम से कम मिनिमम और घटने की जगह है इस भाव के अंदर। जो यूएस के अंदर जो अभी रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्याज दर अभी थोड़े से और बढ़ भी सकते हैं। 0.25-0.5% से इन्फ्लेशन भी उनके हिसाब से कंट्रोल में है। इस हिसाब से 500-700 रुपये की मंदी आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा मंदी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अप्रैल के अंदर अभी जैसे अक्षय तृतीया का फेस्टिवल आएगा और बाकी सारे इंडिया और वर्ल्ड के अंदर फेस्टिवल्स आएंगे,
और यूएस के अंदर भी जो अगर ब्याज दर बढ़ते भी हैं तो उसकी गिरावट टेम्पररी होती है, और जब भी पावेल के या कोई भी जिनके इंटरव्यू आते हैं उसके बाद एक टेम्पररी 500-700 रुपए की जो घटत है वो आती है, फिर मार्केट वापस धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। $1824 जो यूएस कॉमेक्स के अंदर अभी मार्केट्स है, 1824 से मुझे लगता है कि ये $1805 या $1802 के आसपास अभी सोना आ सकता है कॉमेक्स टर्म्स में फॉरेन मार्केट्स में। लेकिन ये आने वाले अप्रैल मिड और अप्रैल एंड के आसपास ये फिर से 1880 या $1875 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। 55,000 जो गोल्ड है वापस 56,500 या 57 के आसपास एक बार आ सकता है, लेकिन टेम्पररी इसको 7 to 10 डेज के अंदर थोड़ी गिरावट अपन देख सकते हैं इसके अंदर। यानी नी जर्क रिएक्शन है, जिस तरह से जेरोम पावेल साहब के बयान के बाद से नी जर्क रिएक्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आगे तेजी दिख रही है। सर अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी काफ़ी गिर गई है, 61,000 के आसपास आ गई है। क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट लग रहा है? किसी को अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो क्या चांदी खरीदने का सही वक्त आ रहा है? क्या लेवल होगा जहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? देखिए 61,000 चांदी हो गई है। चांदी वैसे भी एक्सपेक्टेड थी कि $20 के आसपास चांदी आएगी, और 61 के बाद मुझे लगता है अभी $1,000 का अभी भी गिरावट की सोच बन सकती है मार्केट के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से चांदी अभी थोड़ा प्रेशर में रही है। 400 से 500 रुपया नीचे आए, 60,500 तक आए तो चांदी में एक बाय बनती है। ओके, यानी 60,500 रुपए अगर चांदी नीचे की तरफ आए तो आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा सैम मानते हैं। लेकिन हमने इब्जा के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी से भी जानने की कोशिश की कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर उनकी क्या राय है। आइए वो भी सुन लेते हैं। देखिए, ये बात फैक्ट है कि इंटरेस्ट रेट जैसा बढ़ रहा है। अब आपने कल और आज ने देखा होगा कि उनके जो टेस्टिमनी और टेस्टिफाइज जो रिपोर्ट उनकी आ रही है कि उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को और हाइक करेंगे। और ये जो मार्च में इंटरेस्ट रेट उनका FOMC का मीटिंग है उसमें मुझे लगता है, ऐसे लग रहा था कि कल उनके स्पीच है कि 50 बेसिस पॉइंट का एक हाइक आएगा। तो उस हिसाब से गोल्ड के अंदर तेज़ी जो नहीं थी वो एकदम मंदी का मतलब गोल्ड एकदम सडनली फॉल हो गया था। एक स्टेबल था, उसके बाद में सडनली एक फॉल किया था। तो मुझे लगता है कि जो डेट सीलिंग इनकी है उसके बारे में एक फियर है अभी भी। तो उस हिसाब से गोल्ड अभी समय बहुत अच्छा है कि धीरे धीरे जो भी करेक्शन आता है तो उसमें बाइंग बनती है। और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जो भी आपको इन्वेंट्री भी करनी है, अगर ज्वेलर्स को करनी है या इन्वेस्ट भी करना है तो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप डाउन साइड में 20, 25 या $30 का एक फॉल देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट हाइक होता है। क्योंकि ऑलरेडी जो भी न्यूज़ होते हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाते हैं। तो जिस दिन न्यूज़ होता है उस दिन अपने को लगता है कि मार्केट टूटेगा, बट उसका रिवर्स बैक होता है। तो यही है कि जो भी अच्छा प्राइस 1975 से गिर के $15 आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बाइंग है। धीरे धीरे इसको बाइंग को आपको इन बिल्ड करनी चाहिए। $1770-75 अगर आ सकता है अगर 50 बेसिस पॉइंट का उनका हाइक होता है तो। और अगर वही 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो गया तो फिर गोल्ड वापस 1850 और $1875 आ जाएगा। यानी $25-30 से ज़्यादा यहाँ से गिरावट नहीं दिख रही है। सर अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में जिस तरह के शार्प फॉल देखने को मिले हैं और गोल्ड की तरह वहाँ पर कैचअप रैली भी नहीं देखने को मिली थी। 70,000 के ऊपर से तख्ता नजर आया था, अब 61 के नीचे आ गया है। क्या लग रहा है, चांदी में एंट्री का बहुत ही शानदार मौका है क्या? देखिए, सिल्वर मेरे हिसाब से आपने देखा होगा 5% जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई हुई थी वो भी एब्जॉर्ब हो गई है। अब प्राइस पैरिटी के लेवल में धीरे धीरे आ रहे हैं। जो एक डिस्पैरिटी 3,000 4,000 रुपया किलो, 4,000-5,000 रुपया किलो डिस्पैरिटी मार्केट में जो चल रही थी, अब धीरे धीरे वो ख़त्म आ रही है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर $20 के आसपास सिल्वर रही तो सिल्वर इंपोर्ट भी वापस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यानी चांदी में अब खरीदारी का मौका, ये तीनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि चांदी यहाँ से ज़्यादा तेज़ी दिखाएगी और जो करंट लेवल है वहां से बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। जतिन, अब इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो इन तीनों एक्सपर्ट्स ने बता दिया। आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बता दें कि गोल्ड और सिल्वर में आज क्या करना चाहिए, या पोजिशनली या इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे आप? ऑडियो को अनम्यूट करके प्लीज बात करें। जतिन, आपका ऑडियो म्यूटेड है, प्लीज अनम्यूट करें और जवाब दें कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में।
शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही, वापस से जतिन के पास जाएंगे। तरुण जी, आपसे मेरा यही सवाल है, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है बुलियन मार्केट पर? मोहन जी, आई थिंक शॉर्ट टर्म में जो वीकनेस है वो कंटिन्यू करेगा। ये क्लियर है कि 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा मार्च की मीटिंग में, और वो स्लोअर नहीं करेंगे जैसा अर्लियर एक्सपेक्टेड था। प्रॉब्ली 25 बेसिस पॉइंट होगा, क्योंकि अभी भी जनवरी का इन्फ्लेशन काफी हाई है और अभी भी डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स वो कम डाउन होने के लिए रेडी नहीं है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न भी काफी माउंट अप हो गए हैं। डॉलर इंडेक्स में फर्दर रैली आएगा अगर जो जॉब नंबर्स आते हैं वो हल्के से भी नेगेटिव आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स में अगर रैली आता है तो गोल्ड विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन। प्रॉब्ली हो सकता है कि 1780 1750 तक गोल्ड के प्राइसेस आए बिफोर फाइंडिंग अ बॉटम। इवन डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि 54,000 से 53,000 के बीच में प्राइस आ सकते हैं बॉटम बनने से पहले। ओके जतिन जी, ऑडियो कुछ ग्लिचेस थे, वापस से आपसे यही सवाल होगा, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर पर? हाँ जी विश्व जी, देखिए जिस तरह से आज शाम को अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हैं और साथ ही साथ में जो नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा हैं 7 बजे फ्लैश होंगे, उसके पहले मुझे लग रहा है जो रुझान है थोड़ा सा पॉजिटिविटी का रहना चाहिए गोल्ड के अंदर। और जिस तरह से कल इवनिंग में इनिशियल जॉबलेस के डेटा ने एक अनुमान दिया है कि कहीं ना कहीं जॉबलेस जो डेटा जो क्लेम्स रहेंगे वो थोड़े हायर साइड पे थे, तो उसके चलते हुए शायद अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा जो है वो थोड़े से ज्यादा आने चाहिए। तो उसके पीछे गोल्ड ने जो है वो रिएक्शन दिया है। कल सेकेंड हाफ में अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने मिली है, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली है। तो मुझे लग रहा है ये बढ़त जो है और थोड़ी कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक डेटा फ्लैश नहीं होते तब तक, एटलीस्ट तब तक। तो ये पॉजिटिविटी का जो कल से जो एक ट्रेंड चला है शॉर्ट कवरिंग का, ये थोड़ा कंटिन्यू लग रहा है मुझे। हायर साइड पर 55,500 55,600 इस लेवल तक जाना चाहिए। 55,300 के आसपास के लेवल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए। जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह रहेगी खाली सिर्फ डे ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पर 55,250 से 300 के बीच में बाय करें, 300 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 55,100 के नीचे रखना है, और जो टारगेट जैसे मैंने बताया 55,500 से 600 के आसपास मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर। ये गोल्ड के अंदर इंट्राडे पिक रहेगी सिर्फ, और वो भी जब तक डेटा फ्लैश नहीं होते सिर्फ तब तक वैलिड है। डेटा के पहले जो है वो अपनी ये जो रिकमेंडेशन है उसमें से एग्जिट कर लेना है, चाहे जो भी भाव। जो नॉन फार्म पेरोल के जो डेटा आने वाले हैं उससे पहले एग्जिट की सलाह जतिन जी की तरफ से आ रही, तो इंट्राडे के लिए सिर्फ कुछ घंटे के लिए कॉल है, तो ध्यान रखिएगा जो भी हो उससे पहले आप निकलने की कोशिश करें। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। जतिन, ये क्रूड काफी गिर गया है 3 दिनों में, देखिए करीब करीब 6% की गिरावट आ चुकी है। क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है कच्चे तेल में? विश्व जी देखिए, थोड़ा सा ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है पिछले 2 दिनों से, जैसे आपने बताया। और पिछले 3 महीने में हम देख लें, दिसंबर वायदा से लेके अब तक जो रेंज जो चल रही है, मैं लगातार हर हफ्ते में यही व्यू दे रहा हूँ कि जो बड़ी रेंज है वो क्रूड की 6600 6700 ऑन द हायर साइड है, और लोअर एंड पे 6000 6100 सपोर्ट है। तो ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है एमसीएक्स पर, और इसी का फायदा जो है वो उसका उठाना है। जब तक ये सपोर्ट पे नहीं आता है 6100 के आसपास, तब तक ये थोड़ा सा और वीकनेस जो है वो दिखा सकता है। 6100 के आसपास जो है वो शॉर्ट कवरिंग वापस से देखने मिल सकती है। और अभी जिस तरह से क्रूड के जो डेटा भी आए हैं वो भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं प्राइसेस को लेकर, जो आउटलुक है उसमें। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो थोड़ा सा ट्रेंड जो है अभी भी नेगेटिव है। सेल ऑन राइस की जो रणनीति है वो अपनाए। क्रूड मिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट जो न्यूली लॉन्च हुआ है एमसीएक्स पर, उस पर सलाह दूंगा मैं, क्योंकि हमारे छोटे निवेशक जो है उनको बहुत समय के बाद इसमें फिर से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर क्रूड मिनी के अंदर 60 to 50 के आसपास लेवल्स मुझे बेहतरीन लग रहे हैं सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अप्रैल वायदा है 60 to 50 के आसपास सेल करना है क्रूड मिनी को, और स्टॉप लॉस जो है वो 6310 के आसपास रखें, और टारगेट 6150 और 6100 का लगा कर रखें। ये क्रूड मिनी अप्रैल वायदा के अंदर ट्रेड की सलाह रहेगी। जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह ये है कि मल्टीपल लॉट्स में कीजिए या बड़े क्रूड में कीजिए, लेकिन जो हमारे छोटे निवेशक हैं जो लगातार क्रूड मिनी से अभी फिलहाल ट्रेड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं था, और जब ये अवेलेबल है तो ये खास करके उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ सेलिंग साइड के लिए क्रूड के। क्रूड मिनी छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए अच्छा बेट होगा। 6250 पे आप सेल करें, 6150 के टारगेट के लिए 6310 का स्टॉप लॉस लगाए। नेचुरल गैस में जतिन क्या करना चाहिए? सिमिलर लाइन से व्यू है विश्व जी। जिस तरह से मार्केट का रुझान थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है एनर्जी पैक में, और नेचुरल गैस भी सेम उसी इन लाइन पे है,
हायर साइड पर लेवल्स जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो विंटर सेशन थे वो इतने ठंड के मौसम के हिसाब से कैलकुलेटेड नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ जो समर सीजन है वो जल्दी आ रही है, तो डिमांड को लेकर के तो ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुए, ज़्यादा डिमांड निकल के आई नहीं, उत्पादन जो है वो आगे चलते हुए और भी रहेगी। तो इसके चलते अभी भी नेगेटिविटी जो है वो भी बरकरार है। बीच में एक आधा ट्रेंड आ गया था पॉजिटिविटी का, लेकिन फिर से उसने एक्ट किया है, एक पोजिशनली अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया था 250 के आसपास। अब फिर से ये नेगेटिव जोन में चल रहा है। जब तक 225 के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्च वायदा, तब तक नेचुरल गैस के प्राइसेस नेगेटिव ट्रेंड दिखाते रह सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति यहाँ पर भी अपनाएं, 212 से 215 के बीच में सेल करें। जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। डे ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें, क्योंकि मेरे पास अभी डे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। 212 के आसपास सेल कर सकते हैं, 218 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और 200 से 205, 200 के आसपास के टारगेट्स के लिए सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं नेचुरल गैस के अंदर। ये व्यू पॉइंट है। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में तरुण जी क्या करना चाहिए? यहाँ पर आज चौतरफा बिकवाली दिख रही है, इक्विटी मार्केट के साथ साथ यहाँ पर मेटल में बिकवाली बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई टॉपिक है बेचने के लिए या खरीदारी के लिए? आई थिंक नेगेटिविटी विल कंटिन्यू, और जिस तरीके से हमने लास्ट वीक भी कहा था कि कॉपर में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। प्राइसेस 770 से 750 के आसपास आ चुके हैं। आई थिंक ग्रेजुअली ये 720 725 तक आ सकते हैं। अगर कोई भी रैली के चलते 750 860 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो शॉर्ट होना चाहिए। फर्दर वीकनेस लगती है पूरे काउंटर के अंदर फॉर द शॉर्ट टर्म। चलिए, बेस मेटल्स पे अब जतिन जी की टॉपिक जान लेते हैं। जतिन जी क्या सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में? कोई टॉप ट्रेड आज के लिए? बेस मेटल मेरी पिक हमेशा विश्वजी कॉपर और जिंक के अंदर रही है, और मेरा सेलिंग का रुझान अभी भी कंटिन्यूड है। जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहा है, फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट्स है नहीं, इकोनॉमिकल स्लोडाउन की तरफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ग्रोथ को थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए इन्फ्लेशन के ऊपर कंसंट्रेशन है यूएस का और सभी अन्य बड़े दिग्गज देशों का, जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ही हाई पीक पर है। तो उसके चलते हुए जब ड्रॉडाउन जो है वो आगे चलते हुए देखने ही मिलने वाला है, तो यहाँ पर बेस मेटल्स के लिए कोई लंबी अवधि के लिए कोई तेजी जो है वो बननी नहीं वाली है। सेलिंग की रणनीति अपनाएं। जिंक के अंदर 261 के आसपास सेल कर सकते हैं, 264-50 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें 257 के टारगेट्स के लिए। कॉपर के अंदर भी सेल साइड की रणनीति अपनाएं, 750 के आसपास सेल करके चल सकते हैं 756 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 740 के टारगेट रहेंगे। ये इंट्राडे के लिए वैलिड है सर, तो मंडे को न्यू फ्रेश व्यू लेना जरूरी रहेगा। सो वीकेंड के टाइम पर पोजीशंस कैरी नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे पर्पस से सेलिंग की रणनीति अपने सेल ऑन राइज फेवरेबल लग रहा है बेस मेटल। चलिए, कुछ एग्री सेक्टर की बात कर लेते हैं। एग्री सेक्टर में स्पाइसेस सबसे ज्यादा, आज जीरा और हल्दी में अच्छी तेजी दिख रही है, और धनिया हालांकि आज रेंज में है, लेकिन जीरे और हल्दी में वापस से ट्रैक्शन दिखना शुरू हो गया है। क्या लग रहा है यहाँ से मसालों में तरुण जी? आई थिंक लास्ट 1 वीक की बात करें तो काफी कंसोलिडेशन हमने देखा है। उससे पहले काफी अच्छा करेक्टिव हमने मूव आते हुए देखा था, बट स्टिल ऐसा लगता है कि जिस तरीके से देखिए जीरा का प्रोडक्शन लास्ट ईयर कंपैरिजन तो ज्यादा है, कहीं ना कहीं 75 लाख बैग्स का इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बोल रहा है, और हमने लास्ट वीक बोला भी था। और आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से आगे सप्लाई जैसे ही बढ़ना चालू होगा राजस्थान और गुजरात से, तो सर्टेनली फर्दर प्रेशर हम जीरा के प्राइस में आते हुए देखेंगे, एंड ग्रेजुअली 28 से 25 के बीच प्राइस स्टेबलाइज होने की कोशिश करेंगे। टर्मरिक और धनिया दो कंसोलिडेटिंग एट करंट रेंजेस सिंस लास्ट 1 वीक, बट फिर भी हमें लगता है बिकॉज ऑफ द हायर अराइवल्स, क्योंकि अभी होली की वजह से मंडीज में इतने एक्टिवली अराइवल्स नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से जब अराइवल फुल स्विंग में होंगे तो इनके अंदर फर्दर करेक्शन आते हुए देखेंगे भी मसालों को लेकर। लेकिन एक और सेक्टर जो काफी बज कर रहा है वो है शुगर सेक्टर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं, वाइस चेयरमैन है एस्ट्रा के। सर स्वागत है आपका। सर क्या लग रहा है ग्लोबल उत्पादन को लेकर? ताज़ा अनुमान क्या है? आप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से अभी दुबई से आए भी थे, वहां पर किस तरह के लास्ट ईयर से क्या रिकॉर्ड उत्पादन का जो अनुमान है, क्या ग्लोबल रिकॉर्ड उत्पादन इस बार होने वाला है शुगर का? सर जो टेक अवे रहा दुबई का मेनली ये है कि वर्ल्ड सरप्लस जो है वो 2 मिलियन से 4 मिलियन के लगभग रह सकता है। पहला क्या था? इससे पहले का सरप्लस क्या था? उससे सर चीजें क्लियर होंगी। उससे पहले सरप्लस 6.5 मिलियन के करीब का था। ओके, तो 2 से 4 की बातचीत हो रही है।
और जहां तक ब्राजील का सवाल है, जिन्होंने लास्ट ईयर अराउंड 33 मनाया था, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साल वो 37-38 मिलियन टन तक बनाएंगे। और हिंदुस्तान का जो अनुमान हमने 33.5 का लगाया था, लगभग लग रहा है कि थोड़ा वो आधा मिलियन से और नीचे की तरफ आ सकता है। तो अराउंड 33.1 33.2 तलक के अभी वो दिखाई दे रहा है, बिकॉज महाराष्ट्र में क्रशिंग काफी हद तलक के घट रही है और 100 से 125 मिले बाय दिस एंड ऑफ दिस मंथ बंद हो जाएगी। तो महाराष्ट्र की तरफ से आधा मिलियन की करीब और कम आ सकता है प्रोडक्शन में, अनुमान है। और थाईलैंड का भी प्रोडक्शन कम दिखाई दे रहा है। तो ब्राजील जो है अभी प्रोडक्शन पे आएगा अराउंड अप्रैल एंड के महीने में। उसके बाद ही थोड़ी ग्लोबल टाइटनेस जो है वो कम होने की उम्मीद है। बट जब तक ब्राजील की क्रश हो के शुगर मार्केट में नहीं आती है, 3-4 महीने जो है वो काफी टाइट चलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो Q4 है अगले साल का, अगर उसमें हिंदुस्तान की चीनी नहीं आई तो देन ग्लोबली वी विल सी द टाइटनेस, बिकॉज स्टॉकिंग हमारे यहाँ पे रह जाएगी, ना कि वो सरप्लस वर्ल्ड में दिखाई देगा। ओके सर, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? एक्सपोर्ट तो अब हम कर नहीं पाएंगे, ऐसे में क्या लग रहा है कि इंडियन मिलों को फायदा उसका कुछ होने वाला है अगर ग्लोबल में दाम बढ़ेंगे या ग्लोबल सप्लाई कम हो रही है तो? सर देखिए, जो भारत सरकार ने लेटेस्ट एस्टिमेट निकाले हैं, हमारे अनुमान था कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 60 मिलियन का रहेगा। केन कमिश्नर से इन्होंने स्टॉक का वेरिफिकेशन कराया है और वो स्टॉक वेरिफिकेशन ये निकला है कि हमारे पास 60 मिलियन नहीं, हमारे पास 6 मिलियन नहीं, हमारे पास 7 मिलियन के लगभग ओपनिंग स्टॉक है। और अगर आप उसको 7 मिलियन हम पकड़ने लगते हैं तो भारत सरकार के पास आज 1 मिलियन देने का स्कोप है। और आज जो व्यापार है डोमेस्टिक मार्केट अराउंड 32 रुपए से 32.5 रुपए किलो है, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आज चीनी बेचने जाएंगे तो 40 रुपए किलो बिकेगी। तो भारत सरकार के पास एक मिलियन का सरप्लस दिखाई देता है आज की तारीख में। अगर वो चाहे तो एक इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड मार्केट में अप्रैल और मई में सप्लाई करने की मिल सकती है। ओके सर, अब ओवरऑल प्राइसेस की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से यूरोप में उत्पादन कम का अनुमान है, चाइना में उत्पादन कम, हालांकि चाइना बहुत ज्यादा तो उत्पादन है भी नहीं, लेकिन तभी भी इंपोर्ट वहां बढ़ सकता है। ऐसे में क्या लग रहा है प्राइसेस किस तरफ जाएंगे, कितनी तेजी की संभावना मौजूदा लेवल से और दिख रही है आपको? तो जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, अगर आप देखोगे, चाइना में उत्पादन कम दिखाई दे रहा है, थाईलैंड में कम दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान में कम हो गया, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी शायद अनुमान से थोड़ा कम हो। तो ये थोड़ा सा टाइटनेस क्रिएट कर रहा है फॉर द फर्स्ट ये क्वार्टर जो हम बात कर रहे हैं, और Q4 जैसे मैंने कहा। तो मुझे नहीं लगता है कि बाजार कहीं पे भी वापस से 18 साढ़े 18 सेंट, जो एथेनॉल पैरिटी अराउंड 17 सेंट है, वो लेवल पे आना चाहिए। मुझे लगता है ये बाजार 20 से लेके 24 के रेंज में चलेगा, अनलेस एंड अनटिल के हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी क्या बनाता है। और मार्केट मतलब काफी कंस्ट्रक्टिव है, मार्केट ऐसे वीक नहीं लगता। ओके, शुक्रिया राज साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, शुगर के बाद अब ग्वार की बात कर लेते हैं। तरुण जी, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या लग रहा है यहाँ पर? आई थिंक रैली जरूर आया, लेकिन प्राइस देख नहीं पाएंगे। हमें ऐसा लगता है 6000 या 6100 से वंस अगेन ग्वार सीड के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा। एंड ऑल इन ऑल हमें ऐसा लगता है कि फॉर कपल ऑफ वीक्स प्राइसेस हो सकता है 5500 से 6100 के रेंज के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आए। चलिए, अब गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं को लेकर ताजा कुछ अनुमान और रिपोर्ट है क्या ऑरिगो की तरफ से तरुण जी, और क्या आप लोगों का आकलन, नया आकलन क्या है? देखिए, चिंता का विषय था कि हीट वेव बहुत जल्दी आ गया है और क्रॉप खराब हो जाएगा लास्ट ईयर की तरह। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मार्च का जो टेम्परेचर है वो मटेरियल है। आईएमडी का फोरकास्ट के हिसाब से अभी तक हमने देखे हैं कि जो 10-11 दिन है वो पैन आउट हुए हैं, और टेम्परेचर इन ट्यून विद जो वीट की क्रॉप के लिए चाहिए होता है वो है। अल्टीमेटली हमारा ऐसा मानना है कि इस बार वीट का फसल अच्छा होगा, और जो एवरेज हमने लास्ट ईयर को हटा दें, नॉर्मली जो प्रोडक्शन देखा 105 से 110 मिलियन मैट्रिक टन देखा है, उसके आसपास होगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी में मैंने रिसेंटली अपना लास्ट 50 डेज के अंदर काफी ट्रैवल किए हैं। नेक्स्ट वीक भी मेरा ट्रैवल्स है, जहां पर भी मैंने देखा है वहां पर मैंने क्रॉप की क्वालिटी अच्छा देखा है। सो इस साल जो वीट है अच्छी क्वांटिटी में होगा, और प्राइसेस जो है वीट के स्लगिश रहेंगे। अब लास्ट ईयर की तरह जो एक तरफा रैली आई थी वो नहीं देखने को मिलेगी। कोई बॉलपार्क फिगर 1120 लाख टन जो सरकार का अनुमान है, उससे कितना कम उत्पादन रह सकता है?
तरुण जी, जी। सरकार का 112.80 मिलियन मेट्रिक टन का अनुमान है। देखिए, मैं मान के चलता हूँ 105 से 110 के बीच में कहीं ना कहीं रहना चाहिए। लास्ट ईयर हमारा अनुमान था कि 96.8 एमएमटी ही हुआ है, तो उसकी कंपैरिजन में देखते हैं तो काफी होपिंग राइज है, जो कि जो सप्लाई कंसर्न है वो ईज करेगा, स्पेशली व्हेन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट अलाउ नहीं कर रही है। और जिस तरीके से अभी एफसीआई ने भी रिसेंटली कहा कि दे विल ट्राई टू प्रोक्योर 35 नियर बाई एमएमटी इन देयर स्टॉक्स, वो इजीली देखिए वो इस बार प्रोक्योर कर लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो बीट के प्राइस में मूवमेंट नहीं आने वाला ये साल। शुक्रिया तरुण जी वक्त निकालने के लिए और पूरी एनालिसिस बताने के लिए कि गेहूं को लेकर क्या और बाकी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी पर। शुक्रिया तरुण। जतिन आपका भी, आपने बेहतरीन कॉल्स दिए गोल्ड पर, मेटल पे और क्रूड और नेचुरल गैस पर। मुनाफे की